नमस्कार, मैं हूं लाल चंद्र सिंह। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर भी। इसीलिए तो हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में पिछले 1.5 सालों से बहुत कुछ चल रहा है, या यूं कहिए कि बहुत कुछ बदल गया है, बदल दिया गया है। बांग्लादेश में सिर्फ 1.5 साल पहले तक शेख हसीना प्रधानमंत्री थी और उनकी मजबूत सरकार भी थी, और बांग्लादेश का विकास, उसकी जीडीपी छलांग लगा रहा था। लेकिन तभी करीब 1.5 साल पहले शेख हसीना की सरकार को जबरन हटा दिया जाता है, और शेख हसीना किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब रहती हैं। लेकिन इतने भर से बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार और वहां के कट्टरपंथियों को संतोष नहीं हुआ, और अब शेख हसीना को अदालत ने सजाए मौत दे दी है। आरोप मानवाधिकार उल्लंघनों का है। बांग्लादेश में शेख हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान समेत पूरे परिवार को कट्टरपंथी पहले ही मौत की घाट उतार चुके हैं। ऐसी ही घटना पाकिस्तान में भी वहां के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ भी हो चुकी है। तो क्या अब कट्टरपंथी एक और लिबरल नेता शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग को मिटा देने की कर रहे हैं साजिश? आज के पूरा सच में हम इसी मुद्दे पर करेंगे पूरी पड़ताल। तो आइए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो आखिरकार बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर ढाका की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का फैसला आ गया। बांग्लादेश में तख्ता पलट के 15 महीने बाद अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को दोषी करार दिया गया। उन्हें इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने मौत की सजा सुनाई है। जस्टिस गुलाम मुर्तजा की अगुवाई वाली 3 जजों की ट्रिब्यूनल ने माना कि शेख हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं। शेख हसीना के साथ साथ उनकी सरकार में गृह मंत्री रहे असदुज्जमा खान कमाल और पुलिस प्रमुख अब्दुल्ला अल मामून को भी दोषी पाया गया है। असदुज्जमान खान कमाल को जहां फांसी की सजा सुनाई गई, वहीं अब्दुल्ला अल मामून को सरकारी गवाह बनने पर 5 साल के कारावास की सजा दी गई है। फैसले के दौरान ट्रिब्यूनल ने कहा कि शेख हसीना ने अपने उकसावे वाले आदेश के जरिए मानवता के विरुद्ध अपराध किए हैं, और आरोप संख्या 1 के तहत निवारक और दंडात्मक उपाय करने में भी विफल रही। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान को 30 दिनों के भीतर अपील करने का अधिकार दिया गया है। यह अपील बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के अपील डिवीजन में दाखिल करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट को 60 दिनों के भीतर ही इस अपील पर फैसला देना अनिवार्य भी है। हालांकि ट्रिब्यूनल ने एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी है कि अपील इन एब्सेंशिया, यानी कि देश से बाहर रहकर नहीं की जा सकती। अपील करने के लिए दोषियों का शारीरिक रूप से, यानी प्रत्यक्ष तौर पर खुद बांग्लादेश में मौजूद होना जरूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी सजा को बरकरार रखता है तो उनके पास बचने का आखिरी रास्ता सिर्फ राष्ट्रपति से दया याचिका दाखिल करना रह जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं उन आरोपों पर जिनको लेकर शेख हसीना और उनके सहयोगियों को दोषी ठहरा दिया गया है। सबसे पहले पहला आरोप, अभियुक्तों पर हत्या के प्रयास, यातना और अन्य अमानवीय कृत्यों के आरोप हैं। चार्जशीट में कहा गया है कि हसीना ने पुलिस और आवामी लीग से जुड़े हथियारबंद समूहों को आम नागरिकों पर हमला करने के लिए उकसाया। उन्होंने हिंसा को बढ़ावा दिया और उसे रोकने में पूरी तरह नाकाम रही। दूसरा आरोप यह है कि शेख हसीना पर छात्र प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए घातक हथियार, हेलीकॉप्टर और ड्रोन इस्तेमाल करने का आदेश देने का भी आरोप है। इसमें आरोपियों पर उच्च कमान की जिम्मेदारी, मिलीभगत, सुविधा और षड्यंत्र रचने का दोष लगाया गया है। तीसरा आरोप 16 जुलाई 2024 को बेगम रुकैया यूनिवर्सिटी के छात्र अबू सैयद की हत्या से संबंधित है। आरोप में कहा गया है कि हसीना और उनके सहयोगियों ने इस हत्या के आदेश दिए, इसके लिए साजिश रची और अपराध में सक्रिय भूमिका निभाई। अब बात चौथे आरोप की। 5 अगस्त
2025 को ढाका के चाखार पुल में 6 प्रदर्शनकारियों की हत्या की साजिश रचने का आरोप। इसमें प्रत्यक्ष आदेश देना, उकसाना, सहायता, सहयोग, मिलीभगत और षड्यंत्र रचना शामिल है। और 5वां आरोप, अभियुक्तों पर 5 प्रदर्शनकारियों को गोली मारकर हत्या करने और एक अन्य को घायल करने का आरोप है। यह आरोप है कि मारे गए 5 लोगों की लाशें जला दी गईं और एक प्रदर्शनकारी को जिंदा जला दिया गया। लेकिन इन सब के बीच बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा उनके खिलाफ सुनाए गए फैसलों को अन्यायपूर्ण और राजनीति से प्रेरित करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह ट्रिब्यूनल का उद्देश्य केवल आवामी लीग, जो उनकी पार्टी है, उसको कमजोर करना था। शेख हसीना ने आरोप लगाया कि उनके देशवासियों को पता है कि आईसीटी का मकसद न्याय दिलाना नहीं, बल्कि उन्हें और उनके राजनीतिक दल को बलि का बकरा बनाना था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की प्रशासनिक विफलताओं और हिंसा को छुपाने के लिए यह ट्रायल किया गया। शेख हसीना ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें न्यायपूर्ण अवसर नहीं दिया गया, ना ही उनके पसंद के वकील उपस्थित हो सके। हसीना ने बताया केवल आगामी लीग के सदस्यों को ही अभियुक्त बनाया गया, जबकि अन्य दलों के अपराधियों की कोई जांच नहीं हुई। हसीना ने अपना बचाव करते हुए बताया कि जुलाई अगस्त 2024 की हिंसा एक त्रासदी थी, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रदर्शनकारी की हत्या का आदेश नहीं दिया था। उन्होंने आईसीटी द्वारा पेश किए गए सबूतों को खंडित और संदर्भ से बाहर बताया। उन्होंने कहा कि छात्र प्रदर्शनकारियों को 6 से लेकर 14 जुलाई तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति थी और बाद में हुई हिंसा में सरकारी और कानूनी प्रोटोकॉल के तहत ही कार्रवाई की गई। शेख हसीना ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और संस्थानों का हवाला देते हुए बताया कि यूएन और सरकारी आंकड़ों में मृतकों की संख्या पर विवाद है और आईसीटी द्वारा लगाए गए मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। इसके साथ ही हसीना ने डॉक्टर यूनुस को घेरते हुए कहा कि अंतरिम सरकार ने देश में हिंसा, धार्मिक उत्पीड़न और प्रशासनिक विफलता फैलाई है। तो जरा आप देखिए कि शेख हसीना की तरफ से यह बातें कही जा रही हैं कि उनको ठीक ढंग से फेयर ट्रायल का भी मौका नहीं मिला। कभी शेख हसीना के नेतृत्व में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में सबसे तेजी से विकास करता देश बांग्लादेश आज राजनीतिक अस्थिरता, धार्मिक हिंसा और कट्टरपंथ के साए से जूझ रहा है। बढ़ते बांग्लादेश पर मानो ग्रहण सा लग गया। तो वहीं शेख हसीना को सजा सुनाए जाने के बाद से पहले से ही हिंसाग्रस्त ढाका में, राजधानी में माहौल और तनावपूर्ण हो गया। कोर्ट के फैसले के खिलाफ शेख हसीना के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने भारी हंगामा किया। इस बीच ढाका के धान मंडी 32 इलाके में शेख हसीना के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसक झड़प की खबरें भी सामने आ रही हैं। यह झड़प उस वक्त शुरू हुई जब ढाका कॉलेज के छात्र 2 बुलडोजर लेकर धान मंडी को नुकसान पहुंचाने के लिए अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। शेख हसीना के समर्थक ग्रुप ने उन्हें रोकने की कोशिश की और फिर झड़प शुरू हो गई। पुलिस ने आकर मामले को संभाला और भीड़ को तितर बितर करने के लिए साउंड ग्रेनेड दागे। धान मंडी शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश की नींव रखने वाले शेख मुजीबुर रहमान का घर था, जिसे अब म्यूजियम में बदल दिया गया है। दूसरी तरफ शेख हसीना की सजा पर यूनुस सरकार ने बयान जारी कर इसे ऐतिहासिक बताया है। अंतरिम सरकार ने जनता से शांत, संयमित और जिम्मेदार बने रहने की अपील भी की है। सरकार ने खास तौर पर लोगों से कहा है कि फैसले के बाद किसी तरह की गड़बड़ी, भड़काऊ हरकत, हिंसा या गैर कानूनी हरकत ना करें। तो वहीं आवामी लीग ने, जो शेख हसीना की पार्टी है, उन्होंने शेख हसीना पर फैसले के विरोध में देशव्यापी बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो आइए सुनते हैं आवामी लीग के नेता इन सभी चीजों पर क्या कुछ कह रहे हैं। आज যে রায় ঘোষণা করেছে এ রায়কে বাংলার জনগণ প্রত্যাখ্যান করে, এই রায়কে বাংলার জনগণ মানে না, মানবে না। এই রায়ের প্রতিবাদে আগামীকাল সারা বাংলাদেশে সকাল সন্ধ্যা শাটডাউন পালিত হবে।
तो आवामी लीग के नेता की बात आपने देखी, वो कह रहे हैं कि कल पूरी तरह से शटडाउन रखा जाएगा बांग्लादेश में। और इस बीच इधर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की मौत की सजा पर भारत सरकार की तरफ से बयान सामने आ गया है। विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि भारत एक करीबी पड़ोसी के रूप में बांग्लादेश के लोगों की शांति, लोकतंत्र, समावेशन और स्थिरता के सर्वोत्तम हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। इसके लिए भारत हमेशा सभी हितधारकों के साथ संवाद करता रहेगा। तो शेख हसीना बांग्लादेश की राजनीति का सबसे प्रभावी चेहरा रही हैं। कई दशकों के अपने राजनीतिक अनुभव के साथ शेख हसीना ने जबरदस्त ऊंचाइयां हासिल की हैं। उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाने वाला चेहरा थे। 1975 में उनके पिता मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर उस समय भागना पड़ा था। कई वर्षों तक बांग्लादेश से बाहर रहने के बाद आखिरकार 1980 के दशक में शेख हसीना एक बार फिर से बांग्लादेश लौटी और यहां की हलचल भरी राजनीति में उतर गई। शेख हसीना पर अपने पिता का कितना असर रहा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने बांग्लादेश में अपने राजनीतिक दल का नाम भी आवामी लीग ही रखा। वो 1981 में पार्टी की अध्यक्षा भी बनी और विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी राजनीति की शुरुआत की। राजनीति में उनकी यही लड़ाई उनके काम आई और आखिरकार 1996 में वो पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई। उनके पहले कार्यकाल को बांग्लादेश के लिए जबरदस्त सुधारों वाला समय माना जाता है। इस दौरान ही देश में आर्थिक उदारवाद का उदय हुआ। बांग्लादेश में जबरदस्त विदेशी निवेश यानी एफडीआई आया और लोगों के रहन सहन में भी सुधार हुआ। लेकिन साल 2001 में उन्हें विपक्षी पार्टी और विरोधी खालिदा जिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। फिर साल 2009 में शेख हसीना एक बार फिर से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर चुनकर सत्ता में वापस लौटी। लेकिन बांग्लादेश में पिछले साल छात्रों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, तो भीड़ ने 5 अगस्त 2024 को उस समय के प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवास पर हमला कर दिया। भीड़ के पहुंचने से पहले ही हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई और इसी के साथ बांग्लादेश में आवामी लीग की 20 साल पुरानी सरकार भी गिर गई। और इसके बाद मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में वहां पर अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। शेख हसीना के खिलाफ दरअसल उस समय देश भर में छात्र जो थे वो कोटा सिस्टम को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। आगे हम आपको बताएंगे कि मोहम्मद यूनुस जो इस समय बड़े चैंपियन बन रहे हैं और शेख हसीना को फंसा रहे हैं, उनके ऊपर खुद किस किस तरह के आरोप हैं। एक ब्रेक के बाद हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हीट, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बने। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं,
पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। स्वागत है। ब्रेक के बाद बात कर रहे हैं शेख हसीना को सुनाई गई सजा पर। तो एक तरफ मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई जा रही है, सुना दी गई। वहीं बांग्लादेश के इस समय जो सरकार के मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, उन पर भी भ्रष्टाचार के खुद गंभीर आरोप हैं। आपको बता दें कि शेख हसीना ने भी मोहम्मद यूनुस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने पूछा था कि 1990 में 6000 टका जो वहां की मुद्रा है, उसके मासिक वेतन पर ग्रामीण बैंक के MD के पद पर काम करने वाला एक व्यक्ति देश विदेश में हजारों करोड़ रुपए का टके का मालिक कैसे बन गया। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर ग्रामीण टेलीकॉम में गबन, श्रमिकों का पैसा हड़पने और कर चोरी के मामले में शामिल होने के आरोप लगाए। तो अब आइए आपको बताते हैं कि यूनुस पर लगे भ्रष्टाचार के मुख्य आरोप क्या क्या हैं। यूनुस पर सबसे गंभीर आरोप है कि ग्रामीण टेलीकॉम में गबन का मामला है। यूनुस और 13 अन्य लोगों पर ग्रामीण टेलीकॉम के कर्मचारी कल्याण कोष से करीब 252 मिलियन टका यानी लगभग $2.2 मिलियन के गबन और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था। जून 2024 में ढाका की विशेष अदालत ने यूनुस और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए और मुकदमे की शुरुआत के लिए 15 जुलाई 2024 की तारीख भी तय की। लेकिन 11 अगस्त 2024 को यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार नियुक्त कर दिए गए और इसके 3 दिन बाद अदालत ने इस गबन मामले को वापस लेने की याचिका स्वीकार भी कर ली और यूनुस और अन्य 13 आरोपियों को बरी कर दिया गया। यूनुस और ग्रामीण टेलीकॉम के 3 अन्य अधिकारियों पर श्रम कानून के उल्लंघन करने का आरोप भी लगा था और जनवरी 2024 में ढाका की लेबर कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की सजा भी सुनाई थी। लेकिन 7 अगस्त 2024 को इस मामले में भी लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने उन्हें बरी कर दिया। इसके अलावा साल 2023 में हाई कोर्ट ने यूनुस को 2011 से 2013 के बीच कर चोरी का दोषी भी पाया था और उन्हें 12 करोड़ टका का भुगतान का आदेश भी दिया था। तो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले शासन में पाकिस्तान समर्थक जमाते इस्लामी के हक में फैसले भी हो रहे हैं। कुछ महीने पहले ही जमाते इस्लामी को राजनीतिक दल के रूप में फिर से पंजीकृत करने की अनुमति भी दे दी गई, जिसके साथ ही जमाते इस्लामी के चुनाव लड़ने का रास्ता तो साफ कर ही दिया गया था। साथ ही बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने जमात के एक प्रमुख नेता ATM अजहरुल इस्लाम की दोष सिद्धि के फैसले को पलटते हुए उनको जेल से रिहा कर दिया था। जमात इस्लामी के नेता अजहरुल इस्लाम को 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान बलात्कार, हत्या और नरसंहार के लिए 2014 में मौत की सजा सुनाई गई थी। आगे हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश की जमात इस्लामी का इतिहास क्या रहा है और किस तरह से इस पार्टी ने 1971 के युद्ध में बांग्लादेश की आजादी के बजाय पाकिस्तान का साथ दिया था। तो आइए अब आपको बताते हैं कि इसी जमात इस्लामी बांग्लादेश का पूरा सच क्या है। 1971 में जब पूरा बांग्लादेश पाकिस्तान से आजादी के लिए मुक्ति संग्राम आंदोलन चला रहा था, तो उस वक्त यह जमात पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश का ही उल्टा विरोध कर रही थी, क्योंकि उसकी निगाह में यह इस्लाम विरोधी था। जब शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई शुरू हुई तो जमात इस्लामी के सदस्यों ने पाकिस्तानी सेना का साथ दिया और बड़ी संख्या में बुद्धिजीवियों, छात्रों और मुजीब के सहयोगियों की हत्या कर दी। बंगाली हिंदू समुदाय पर तो इन्होंने अत्याचारों की इंतहा कर दी। जमात के सदस्यों ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर अपने ही बंगाली भाइयों और बहनों के खिलाफ युद्ध अपराध करने में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। जमात इस्लामी ने पाकिस्तानी सेना का समर्थन करने के लिए अल बदर और अल शम्स जैसे संगठन बनाए, लेकिन बांग्लादेश का निर्माण होने के बाद जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके नेता देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए या फिर छुप गए।
लेकिन 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद नई सरकार ने जमाती इस्लामी से पाबंदी हटा ली और जमात इस्लामी बांग्लादेश ने खुद को राजनीतिक रूप से खड़ा करना शुरू कर दिया। लेकिन जमात इस्लामी के पतन की शुरुआत 2008 में आवामी लीग सरकार की तरफ से गठित युद्ध अपराध न्यायाधिकरण के साथ हो गई थी। जमात इस्लामी के नेताओं के खिलाफ 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में पाकिस्तानी फौज से गठजोड़ करने के इल्जाम थे। मुकदमा भी चला और जमात के कई शीर्ष नेताओं को युद्ध अपराध का दोषी भी ठहराया गया। जमात के उप प्रमुख दिलवर हुसैन सईदी को नरसंहार, बलात्कार और धार्मिक उत्पीड़न के लिए मौत की सजा सुनाई गई। इनके अलावा जमात के बहुत से नेताओं को कैद कर लिया गया और मौत की सजाएं सुनाई गई। साल 2013 आते आते जमात इस्लामी पर सियासी दल के तौर पर काम करने को लेकर भी पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन अब करीब 12 साल के बाद उस नीति को पूरी तरह से उलट दिया गया है, जिस पर बांग्लादेश ही नहीं पूरी दुनिया में लोगों ने हैरानी जताई है। तो ये सब कुछ चल रहा है बांग्लादेश में। आगे देखते हैं कि वहां क्या कुछ होगा, शेख हसीना और आवामी लीग का क्या कुछ होने वाला है। तो आज के पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस विशेष कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।